हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी के लिए आईआईबीसी में बेसिक क्वेश्चन है जिसकी वीडियो हमने आप सभी के लिए प्रोवाइड की थी, जिसमें आप सभी को कुल 20 क्वेश्चन थे और पार्ट 1 प्रोवाइड किया था। बहुत से भाइयों की डिमांड थी कि सर बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आइए, तो हमने पार्ट 1 आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया है। और उस पार्ट 1 में आप सभी के लिए हमने कुल मिला के अगर बात करें तो टोटल आप सभी के लिए हमने 20 क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। और इस वीडियो में आप सभी के लिए जो है पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 में आप सभी के लिए 21 से लेके आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ के लिए भी हम बताएंगे कैसे क्या पीडीएफ आपको लेना है। तो बने रहिए वीडियो में, आप सभी को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे 21वें नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप सभी के लिए तैयारी करवाते हैं बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20वें नंबर का क्वेश्चन जो हमने बताया था आप सभी के लिए कि किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को एटीएम या हैंडहेल्ड जो स्वाइप मशीन होती है वो किस उपयोग के लिए की जाती है। तो आप सभी को बताया था कि वो जो है डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए उपयोग की जाती है। अब अगले नंबर का जो क्वेश्चन है 21वें नंबर का दोस्तों, वो है कि ए हैड गॉट इशूड 1 FDR फ्रॉम ए बैंक इन विच बी इज ए नॉमिनी on the death of the account holder be approached to the bank for getting payment of the FDR on its maturity. In the meanwhile, the legal heir of A has given notice to the bank claiming the amount of FDR. The bank यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में क्वेश्चन कि ए ने एक बैंक से एक FDR जारी कराया था जिसमें बी नॉमिनी है। खाता धारक की मृत्यु पर बी उस FDR की अवधि पूर्ण हो जाने पर भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक से संपर्क करता है। इस बीच ए के कानूनी उत्तराधिकारियों ने FDR की राशि का दावा करते हुए बैंक को नोटिस दिया है। अब बैंक क्या करेगा? तो बैंक क्या करेगा? ऑप्शन है केवल नॉमिनी को ही भुगतान करेगा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करेगा, या नॉमिनी है वो कानूनी उत्तराधिकारियों को पहले अपना विवाद निपटाने और फिर भुगतान के लिए बैंक आने को कहेगा, या फिर ऊपर के सभी। और यहाँ पे ऑप्शन अंग्रेजी में रहेंगे विल मेक मनी टू द नॉमिनी ओनली, यानी नॉमिनी को ही भुगतान करेगा, या विल आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, या विल आस्क द नॉमिनी एंड द लीगल हेयर टू द फर्स्ट सेटलमेंट सेटल डाउन द हेयर डिस्प्यूट एंड देन कम टू द बैंक फॉर पेमेंट, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा? ए नंबर रहेगा कि नॉमिनी जो रहेगी, जो FDR में जो नॉमिनी बनाई गई थी उस नॉमिनी को ही वो भुगतान करेगा बैंक, तभी जो है पैसा निकल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नंबर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तो ए सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैज बीन ओपनड इन द joint name of A and B with the operating instruction of formal or supervised survivor. The account can option A be operated by A and B both, be operated by A only till he is alive, and not be operated by A when B instructs the bank to stop operation in the bank, या be operated by the legal heir of A and B jointly if A dies. अब यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन रहेगा पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी के संचालन निर्देशों के साथ ए और बी के संयुक्त नाम पर एक बचत बैंक जमा खाता खोला गया है। इस खाते को, तो ये जो जमा खाता खोला गया है संयुक्त नाम से, तो इस खाते को क्या किया जाएगा? ऑप्शन है ए और बी दोनों द्वारा संयुक्त संचालित किया जा सकता है। जब तक ए जीवित तब तक केवल उसके द्वारा संचालित किया जा सकता है, या ए द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है यदि बी ने बैंक को परिचालन बंद करने का निर्देश दिया है। यदि ए की मृत्यु हो जाती है तो ए के कानूनी वारिसों और बी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा क्या रहेगा? ये जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जो अकाउंट जॉइंट अकाउंट खोला करते हैं, तो जब तक ए जीवित है तब तक केवल उसके द्वारा संचालित किया जा सकता है। ये बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। ठीक है, जब तक मेन व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो अकाउंट संचालित किया जा सकता है, उसके बाद अकाउंट संचालित नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का, द बेसिक सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, जिसको BCS कहते हैं, डू नॉट इंक्लूड डिलीवरी ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, स्मॉल वैल्यू एंड पेमेंट्स एंड रिमिटेंस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, या रूरल क्रेडिट डिस्बर्समेंट। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो BCS होते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सेवाओं में शामिल नहीं है। क्या नहीं है शामिल? बचत एवं बीमा उत्पादों की डिलीवरी, या छोटे मूल्य के भुगतान एवं प्रेषण,
या सरकार प्रायोजित योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना या ग्रामीण ऋण का संवितरण। तो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होते हैं उनका सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है उनके तहत प्रशिक्षण वो प्रदान नहीं करते हैं, उनको खुद प्रशिक्षण मिलता है। और बचत एवं बीमा उत्पादों की वो डिलीवरी कर सकते हैं, छोटे मूल्य के भुगतान कर सकते हैं, ग्रामीण ऋण का जो डिसबर्समेंट होते हैं वो दिलवा सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो ये कार्य जो है बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द आउटसोर्सिंग बैंक फेज टू इम्प्लीमेंट अप्रोच right oversight with regard to the activities outsourced to the business correspondent and its sub-agents, it is termed as compliance risk, operational risk, reputational risk, strategic risk। हिंदी में यही क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि बाहरी ठेका जो आउटसोर्सिंग बैंक है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और उसके उप एजेंटों को आउटसोर्स की गई गतिविधियों के संबंध में उचित निरीक्षण लागू करने में विफल रहता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है अनुपालनात्मक जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम या कार्यनीतिक जोखिम। जो बाहरी ठेका है आउटसोर्स बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या उप जो एजेंट होते हैं उनकी गतिविधियों के संबंध में जो निरीक्षण में करने में विफल रहते हैं तो उनको कहते हैं अनुपालनात्मक, मतलब कंप्लायंस रिस्क। वो एक प्रकार से कंप्लायंस रिस्क के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्ट स्किल डू नॉट इंक्लूड, जो व्यवहारिक कौशल है उनमें से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज। संचार, स्वप्रेरणा या जिम्मेदारी या तकनीकी ज्ञान वो व्यवहारिक कौशलों में शामिल नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, स्वप्रेरणा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो स्किल जो सॉफ्ट स्किल के रूप में है वो नहीं माना जाएगा स्वप्रेरणा। बाकी संचार, जिम्मेदारी, तकनीकी ज्ञान ये व्यवहारिक कौशलों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, द फीचर ऑफ द गुड कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूडेड, अच्छे संचार की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिव लिसनिंग या स्पॉन्टेनियस रिप्लाई या पॉजिटिविटी या एम्पैथी, मतलब ध्यान से सुनना, तत्क्षण उत्तर, सकारात्मकता या सहानुभूति। तो जो अच्छे संचार की विशेषताओं में शामिल नहीं होती है, ध्यान से सुनना अच्छे संचार में शामिल होती है। जो तत्क्षण उत्तर होता है यानी जल्दी बिना सुने, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई जो होता है बिना सोचे समझे उत्तर देना, तो ये अच्छे संचार विशेषता में शामिल नहीं होता। बाकी सकारात्मकता, सहानुभूति ये अच्छे संचार की विशेषताओं में माने जाते हैं। तो जो बी नंबर होता है, बी नंबर है तत्क्षण उत्तर, स्पॉन्टेनियस रिप्लाई, ये जो है अच्छे संचार की विशेषता में शामिल नहीं है, इसलिए आपका जो बी नंबर है यही ऑप्शन गलत के रूप में सही माना जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बैंक विल नॉट डिस्क्लोज द अफेयर ऑफ द कस्टमर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अंडर लॉ, व्हेन ए बैंक इज बाउंड टू डिस्क्लोज इन पब्लिक इंटरेस्ट, when there is express or implied consent of the customer, या when any central या state government official direct the bank in writing to do so। मतलब कोई बैंक निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ग्राहक के मामले का खुलासा नहीं करेगा? ऑप्शन है जब कानून के तहत जानकारी मांगी जाती है, या जब कोई बैंक सार्वजनिक हित में खुलासा करने के लिए बाध्य हो, या जब ग्राहक की व्यक्त या निजी सहमति हो, या डी नंबर है जब केंद्र या राज्य सरकार का कोई अधिकारी बैंक को ऐसा करने के लिए जो लिखित रूप में देता है। तो जब कोई बैंक ग्राहक के मामले में का खुलासा कब नहीं करेगा? जब वो ग्राहक की व्यक्ति या निजी जानकारी सहमति हो, तब वो जो है उसके मामले का खुलासा नहीं करेगा। ऑप्शन इसमें सी नंबर रहेगा, व्हेन देयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर। सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरमेंट फंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आरबीआई, मतलब आरबीआई द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, मतलब जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब निक्षेप बीमा, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो आरबीआई द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि का उपयोग किया जाता है तो वो एक प्रकार से फॉर प्रमोशन और डिपॉजिटर इंटरेस्ट मतलब जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा, ऑप्शन ए नंबर जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए या फॉर प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज बीन सेट अप एज, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना के रूप में की गई है,
किसके रूप में की गई है? ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या सेक्टर 8 कंपनी मतलब धारा 8 की कंपनी, या गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, या फिर ट्रस्ट। तो जो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना है, वो एक प्रकार से धारा 8 की कंपनी के रूप में की गई है। धारा 8 की कंपनी जो कि सेक्शन 8 कंपनी है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, सेक्शन 8 कंपनी। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल कार्ड्स। मतलब वर्चुअल कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ फिजिकल थेफ्ट, काउंटरफेटिंग या स्कीमिंग या फिशिंग ईटीसी। मतलब यह वास्तविक चोरी या जालसाजी, स्कीमिंग, फिशिंग आदि के जोखिम को समाप्त करता है। या फिर नो लिमिट ऑफ स्पेंडिंग स्पेक्स इन वर्चुअल कार्ड, मतलब वर्चुअल कार्ड में खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। या फिर इट्स यूज इज इनकन्वीनियंट, फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर, मतलब इसका उपयोग सुविधाजनक, लचीला और सुरक्षित है। या नाइदर इज करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन दोस्तों ये डी नहीं होगा, यहाँ पे सिक्योर नाइदर इज करेक्ट। ये डी नंबर में है, वर्चुअल डेबिट या क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड इज रैंडमली जनरेटेड कार्ड नंबर एसोसिएट विद द यूजर्स एक्चुअल कार्ड यू फॉर यूज ओनली। मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड ऑनलाइन उपयोग के लिए उपयोगकर्ता की वास्तविक कार्ड से संबंध रैंडम रूप से जनरेट होने वाला कार्ड है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा वो रहेगा दोस्तों बी नंबर, वर्चुअल कार्ड में खर्च की कोई सीमा तय नहीं होती। यही कथन आपका गलत है, बाकी ये सारे आपके ए सी डी के सही हैं। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसएसडी मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जो भी होता है बेस्ड मोबाइल बैंकिंग डज नॉट ऑफर। यूएसडी जो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा सर्विस होती है वो आधारित मोबाइल बैंकिंग में की पेशकश नहीं की जाती। यूएसएसडी है उसमें मोबाइल बैंकिंग की पेशकश नहीं की जा सकती है। किस में नहीं की जा सकती है? ऑप्शन है मनी ट्रांसफर मतलब धन अंतरण, बिल पेमेंट्स मतलब बिल भुगतान, मर्चेंट पेमेंट मतलब मर्चेंट भुगतान, या ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू अकाउंट नए खातों की ऑनबोर्डिंग। तो जो यूएसडी में है वो धन अंतरण किया जाता है, बिल भुगतान किया जाता है, मर्चेंट भुगतान करते हैं, लेकिन नए खातों की ऑनबोर्डिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू अकाउंट। ये ऑप्शन क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, ऑनबोर्डिंग ऑन न्यू अकाउंट जो होगा यूएसएसडी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना एट द एज ऑफ 18 years विल कंट्रीब्यूट रुपीज पर मंथ टू गेट पेंशन ऑफ रुपीज 5000 ऑन अटेनिंग 60 years ऑफ एज। मतलब 18 वर्ष की उम्र में अटल पेंशन योजना शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रति माह इतने रुपए का योगदान देना होगा। तो कितने रुपए का योगदान देना होगा ये ऑप्शन है। तो आप सभी को पता है कि जो अटल पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष की जब उम्र पूर्ण हो जाती है तो 5000 की जो किस्त मिलती है, अगर 18 साल की है तो उसको 210 रुपए मंथली पे करनी होगी, तभी वो जो है 5000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं, कौन व्यक्ति लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एनआरआई कस्टमर जो होते हैं, एनआरआई कस्टमर या कस्टमर अटेनिंग द एज ऑफ 49 49 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाला ग्राहक, या फिर कस्टमर एट द एज ऑफ 16 years मतलब 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक, या फिर कस्टमर हु इनरोल एट द एज ऑफ 45 years एंड पेइंग रेगुलरली बट नाउ हिज एज इज 51 years। मतलब वह ग्राहक जिसने 45 वर्ष की उम्र में नामांकन कराया था और नियमित रूप से भुगतान कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र 51 वर्ष है। तो वो कौन नहीं है? तो जो पीएमजेडीवाई का लाभ उठाने के लिए वो व्यक्ति 16 साल की उम्र का व्यक्ति पात्र नहीं हो सकता है, 18 के ऊपर के व्यक्ति के ही पात्र माने जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कस्टमर एट द एज ऑफ 16 years। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एनुअल प्रीमियम ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना इस पीएमजेजेबीवाई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम है। तो वार्षिक प्रीमियम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत जो कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक बीमा होती है दोस्तों वो होती है 436 रुपए। आपको 436 रुपए ही सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। और दोस्तों अगर आप सभी को इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को हमारी वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है iictinstitute.org, यहाँ पर आप सभी को जाना है और इस डिजिटल प्रोडक्ट के अंतर्गत जब जैसे ही आप इसमें जाएंगे आप सभी के लिए
हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप चाहिए, एडवांस और बेसिक जो दोनों की क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अब उसके लिए आप सभी को यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करना है, तो छोटा सा पेमेंट आप करना होगा और प्रोसेस को पूरा करेंगे तो आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। प्रोसेस को कट नहीं करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, अदरवाइज आप पीडीएफ प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो पीडीएफ के लिए आप सभी को कमेंट करना होगा, तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे या फिर पेमेंट कंफर्म होने के अंदर आप सभी को 24 घंटे के अंदर आपका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का रेमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको नेफ्ट कहते हैं, स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण किया जा सकता है नेफ्ट के माध्यम से पेमेंट का। तो क्या टाइमिंग है दोस्तों, तो आपको टाइमिंग जो है यही रहेगा कि जो नेफ्ट का पेमेंट है वो आपका बैंकिंग कार्य दिवस जो होता है उसी के दौरान किसी भी समय आप कर सकते हैं। जब बैंक खुला होगा तो उसके टाइम में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, हॉलीडे के दिन नेफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं और मैंने क्वेश्चन में बताया भी है, बहुत से भाई कह रहे हैं कि एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आईएमपीएस आप एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट का जो प्रयोग होता है वो बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑफ द इन द केस ऑफ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसको एनएफसी कहते हैं, मोबाइल कॉन्टैक्ट लेस कार्ड टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी मोबाइल कॉन्टैक्ट लेस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, सही ऑप्शन क्या होगा कि जो है कि लेन देन का पता लगाने के लिए इसका जो है टोल को सुरक्षित करता है। ये ग्राहक का पता और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का कार्यशील पूंजी खाता बैंक के पास केंद्रीय रूप से रखा जाता है। ग्राहक के खाते और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के खाते के बीच जमा और निकासी लेन देन का तुरंत निपटान किया जाता है और यहाँ पे लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एनएफसी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं, इसलिए आपका यही क्वेश्चन सही होगा क्योंकि लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट डज नॉट कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियली एस्पेक्ट द रिलेटेड प्राइवेसी लॉज इट इज टर्म्ड एज। मतलब यदि कोई बिजनेस करेस्पॉन्डेंट गोपनीयता पहलुओं और संबंधित गोपनीयता कानूनों का अनुपालन नहीं करता है, जो इसे कहा जाता है, मतलब स्ट्रेटेजिक कहते हैं या मतलब राजनीतिक जोखिम या कंप्लायंस रिस्क, अनुपालनात्मक जोखिम, रेपुटेशनल रिस्क, प्रतिष्ठागत जोखिम या फिर ऑपरेशनल रिस्क मतलब परिचालनात्मक जोखिम। तो ऐसे जो कस्टमर हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं और जिनके गोपनीयता पहलुओं से संबंधित कानूनों का परिचालन नहीं करता है, उन्हें प्रतिष्ठागत जोखिम या रेपुटेशनल रिस्क की कैटेगरी में माना जाता है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा हिंदी में। लघु खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लघु खाते जो होते हैं दोस्तों, लघु खाता आमतौर पर 6 महीने के लिए वैध होता है। खाता धारक द्वारा बताई गई वास्तविक परिस्थिति पर विचार कर इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर खाता धारक चाहेगा तो बढ़ा सकता है, लेकिन वो लघु खाते ज्यादातर 6 महीने के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38 नंबर के क्वेश्चन का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है भारत इंटरफेस फॉर मनी इज, मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है, मतलब कि इसका उपयोग केवल यूटिलिटी बिलों पर भुगतान करने और मोबाइल फोन का रिचार्ज करना है, या फिर कहें इसका उपयोग केवल जो है डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट करने के लिए है, मतलब एकमात्र उद्देश्य तत्काल सीधे बैंक से बैंक भुगतान करना है, या फिर यूज बाय बैंक फॉर सेंडिंग अलर्ट मैसेज, मतलब इसका उपयोग बैंकों द्वारा अलर्ट संदेश भेजने को किया जाता है, या फिर इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए बिलों का भुगतान या मोबाइल रिचार्ज करने आदि के लिए अभिप्रेत है। तो जो भारत इंटरफेस फॉर मनी का उपयोग है वो ये ऑप्शन डी नंबर से बिलोंग करता है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने, प्राप्त करने, बिलों का भुगतान करने, मोबाइल फोन रिचार्ज करने आदि के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई हैज स्टिपुलेटेड दैट बैंक शुड बी ऑफर्स देयर सेविंग बैंक कस्टमर फ्री ट्रांजैक्शन एट द बैंक्स ऑन एटीएम्स एट ए मेट्रो सिटी मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इन ए मंथ। मतलब आरबीआई ने निर्धारित किया है कि बैंकों को बचत बैंक ग्राहकों को 1 महीने में मेट्रो सिटी जैसे मुंबई है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद है में अपने एटीएम पर निःशुल्क रूप से की पेशकश करनी चाहिए। तो निःशुल्क रूप से क्या पेशकश करनी चाहिए, न्यूनतम 5 लेन देन, मतलब मिनिमम ऑफ 5 ट्रांजेक्शन, मिनिमम ऑफ 3 ट्रांजेक्शन, मिनिमम ऑफ 7 ट्रांजेक्शन, मिनिमम ऑफ 4 ट्रांजेक्शन। तो जो मेट्रो सिटी को
आरबीआई ने निर्धारित किया है कि क्या देना चाहिए, पेशकश करनी चाहिए, तो उनके लिए न्यूनतम 3 लेन देन की पेशकश करने के लिए आरबीआई ने निर्धारित किया है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप सभी ने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन इस पार्ट्स के अंदर तैयार किए हैं। तो आई होप आप सभी को जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे और तैयार भी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी रिपीट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी को बताया है कि हमारे वेबसाइट IICTinstitute.org पर जाएंगे तो यही क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएंगे जो मैंने आप सभी को तैयार करवाए हैं, बताए हैं, जो पार्ट में आप सभी को मिल रहे हैं। और अगली वीडियो में आप सभी के लिए 41 से स्टार्ट होंगे, जो कि आगे क्वेश्चन जितने कवर हो सकते हैं कराएंगे। और पार्ट्स आप सभी के लिए रेगुलरली आते रहेंगे, वेट करते रहिए। और CSC से संबंधित भी वीडियो आप सभी को हम अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों यही था आप सभी के लिए पार्ट 2 से रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आप सभी को जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल IICT इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, जाके आप देखिए। OTS से संबंधित, OTS का भी कार्य चल रहा है, उससे संबंधित जानकारी आप लीजिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप सभी को जानकारी पूरी मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।